subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम नीट और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या मुश्किलात आने वाले हैं, उनके हल क्या है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन से बुक्स पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, इसके अलावा इंटरनेट पे और क्या क्या अवेलेबल है आईआईटी और नीट को लेके। तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ, अपने पूरे फीलिंग्स शेयर करने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए नीट और आईआईटी जेईई के एस्पिरेंट्स को। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि नीट और आईआईटी जेईई के हमारे एग्ज़ाम में हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। बच्चों, डिफ़िकल्टीज़ में सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमें। ठीक है, सारे इन्वायरमेंट मतलब क्या, ये जो धूल ज़्यादा आ रहा है, धुआं ज़्यादा आ रहा है, हाँ, ये स्मोकिंग प्रॉब्लम वो बोल रहे क्या आप? नहीं, मैं इन्वायरमेंट का मतलब बोल रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले हमारे माहौल के अंदर ये बना हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। किसकी? बोर्ड एग्ज़ाम्स की, हद से ज़्यादा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़राब है, इसको मत पढ़ो, मगर कई सारे बच्चे जो बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं, जो नीट और आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, वो बच्चों का टारगेट रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में 90% या 99%, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, वो स्कोर करना आपका टारगेट बन जाता। और सिर्फ 90 और 99% बोर्ड एग्ज़ाम में आ गए, उतना पढ़ के वो लोग खामोश हो जाते। मैं स्पेशली बात करूँगा तेलंगाना की। तो आप जानते हो तेलंगाना के एग्ज़ाम्स का पैटर्न कैसा है। वही 4 क्वेश्चन पढ़ो, 4 में से कोई 2 आते। तेलंगाना एग्ज़ाम्स कंडक्ट कैसा होते, बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो भी आपको पता है। उसका करेक्शन कैसा होता, वो भी पता है आपको। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्ज़ाम पे कोई इतनी अहमियत देनी चाहिए और टैलेंटेड बच्चों को अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। नो डाउट आप मार्क्स लाइए, 99% लाइए, 90% लाइए, जितने चाहे उतने लाइए बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स, मगर आप अपना पूरा अल्टीमेट टारगेट उसको मत बना लो। आप सिर्फ ये न को सोचो कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आ गए तो काफ़ी है, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। नहीं, पढ़ाई तो आपकी शुरू हुई। आपका मेन टारगेट होना चाहिए नीट और आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम। देखो बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 90 या 99% आ भी जाते हैं तो भी नीट या आईआईटी में आपको सीट नहीं मिलने वाली इन मार्क्सेस के बेस पे। इसमें आप कितने भी लेके आ लो बोर्ड एग्ज़ाम में, नीट और आईआईटी जेईई में इसके मार्क्स देखते ही नहीं बोर्ड एग्ज़ाम के। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप मार्क्स ज़्यादा लेकर आओ या कम लेकर आओ, नीट या आईआईटी वालों को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर भी ज़्यादा लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, ज़रूरी चीज़ भी है, पढ़ना भी चाहिए, मगर सिर्फ इसी के पीछे नहीं पड़ जाना है। जिन बच्चों को, जो बच्चे टैलेंटेड है, वो लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम से आगे का भी देखना चाहिए। दूसरी बात देखिए बच्चों, दूसरी बात है कि आप लोग जैसे पढ़ते हो वो बड़ा मसला है। आप जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो वो बहुत बड़ा मसला है। आप लोगों के पास एक आंसर आता, आप उसको रट्टा मार लेते हो, याद कर लेते हो, या समझ भी जाते हो तो उसके डीप अंडरस्टैंडिंग, हाउ, कैसे, उस साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि क्यों, कैसे बनाना चाहिए फार्मूला, ठीक है, वाई, क्यों बनाना चाहिए फार्मूला, एटसेट्रा। ठीक है, उसने कब बनाया ये फार्मूला, व्हेन, बहुत कुछ बन सकता है इसके अंदर। आप एक कॉन्सेप्ट को बड़ा डिटेल में पढ़ो ना। आप कभी नहीं सोचे बात कि एक्सरेस का नाम एक्सरेस क्यों है? वो पता है आप, एक रेस मिले थे, एक न्यू रेस मिले थे लोगों को, साइंटिस्ट को, तो उसका नाम क्या रखेंगे? तो उन्होंने बोले लेट अस कंसिडर एक्स, तो उसका नाम पड़ गया एक्सरे, है ना। हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है ना, अच्छी खासी स्टोरी होती है। क्यों चार्जेस को प्लस और माइनस में डिवाइड करें? ऐसा क्यों नहीं करे कि बेंजामिन चार्जेस, फैराडे चार्जेस, है ना, ऐसे नहीं दिए नाम, है ना। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न रहता है, क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बोले, क्यों जीरो टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कभी जीरो लॉ सुने क्या? हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ सुने, मगर थर्मोडायनेमिक्स में जीरो लॉ भी है। क्यों? हर चीज़ के डिटेल कॉन्सेप्ट में गए अपन लोग, उसका इक्वेशन कैसे बना, ठीक है, तो उससे ना उसके एप्लीकेशन पार्ट बहुत आसान हो जाता है और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती। तो कॉन्सेप्ट्स बड़े डिटेल में पढ़ो, कोई भी चीज़ को अंधाधुन मत ले लो,
डिटेल में जाओ। हो सकता है कि हमारे टीचर उसका आंसर ना दे, मगर यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, कोई बुक्स में अवेलेबल होगा, आपके कोई दोस्त को मालूम होगा, आपके कोई दूसरे टीचर को मालूम होगा। आप अप्रोच तो करो, आप मेहनत करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते बनाएंगे और आपके लिए आसानी होगी। तो कॉन्सेप्ट्स ज़रूर अपने स्ट्रॉन्ग करिए। और तीसरी बच्चों बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो दिखती बच्चों के अंदर, वो है फ्रेंड सर्किल। देखो बच्चों, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्ती तोड़ दो आपके दोस्तों से, रखो दोस्तों को, मगर उनकी सोबत लो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ रहे, उनके साथ रहो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अहमियत दे रहे। उनके साथ रहोगे तो वो दो चीज़ आपको सिखाएंगे, दो चीज़ खुद भी सीखेंगे, है ना। ऐसा रहता, अगर हम लोग ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिनका टारगेट है हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, चलो उसके बाद एक बिजनेस डाल देंगे, बाबा के पास पैसे बहुत है, 8 लाख 10 लाख रुपए के नाम से हम लोग कुछ तो भी एक छोटा मोटा बिजनेस डाल देंगे और उसका टारगेट वो है, और आप उसके साथ बैठ रहे हो, आपके पास फैमिली बैकग्राउंड उतना कुछ खास नहीं है, बैकअप नहीं है आपके पास, तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों का इंतखाब करो जो इन एग्ज़ाम्स को जो है इंपॉर्टेंस दे रहे, ऐसे दोस्तों के साथ बैठो, ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो ये फ्रेंड सर्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अहमियत दीजिए। इसके अलावा बच्चों जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को, ठीक है, दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के अंदर, ये 3 आगे बच्चों, ठीक है, इसको हम सेक्शन ए बोल देंगे, ठीक है, ये बी बोलेंगे। तो सेक्शन बी में बड़ी प्रॉब्लम ये बच्चों कि जो बच्चे तैयारी करना भी चाहते हैं उनको कंटेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता कि कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो कोई भी एक ऑथर की बुक उठा लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, चलो इसको पढ़ते हैं, इससे रैंक निकल जाएगा। नहीं बेटा, कुछ स्पेशल बुक्स होते हैं, ठीक है, जैसा फिजिक्स में HC वर्मा हो गई, है ना, फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है HC वर्मा, करना चाहिए। तो बच्चों को बुक्स के बारे में नहीं पता, और भी केमिस्ट्री में भी बुक्स है, सिंगेज के बुक्स हो गए, ABC केमिस्ट्री हो गई, बहुत कुछ है, मैं लिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। तो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए बच्चों को नहीं पता, और मेहनत कर रहे कोई अंधाधुन बेकार बुकों के ऊपर, जो नाम के ना काम के एकदम बेकार बुक्स रहते हैं, वो उनके पीछे मेहनत करना शुरू कर दे रहे। तो बुक्स का इंतखाब भी अच्छा करिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूट्यूब या इंटरनेट की जो बच्चे हेल्प ले रहे, मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि वो लोग पहले अच्छे से कंफर्म कर ले कि वो जो यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे या जो इंटरनेट की वेबसाइट से या कहीं से भी जो नोट्स उठा रहे, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो ठीक है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे आके एक बंदा कुछ भी पुकार देता, ठीक है, अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो कुछ भी बंदा आके पुकार दे रहा है, ठीक है, वो यूट्यूब का आप फॉलो कर रहे हो, उससे आपके न्यूमेरिकल सीन नहीं बन रहे, आप कोई अलग ही डायरेक्शन में निकल गया। तो ये बेटर रहता है कि आप बुक्स और यूट्यूब चैनल का और इंटरनेट का सही तरीके से अच्छे से जांच करके उसको आप फॉलो करिए। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर गाइड भी करेंगे आपको। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों जो हमारे माहौल में हमको देखने में आता, ठीक है, बच्चों को जो नीट एस्पिरेंट है उनके लिए डिफ़िकल्टी है बच्चों। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है फाउंडेशन का। फाउंडेशन का मतलब क्या है बच्चों? फाउंडेशन का मतलब ये है कि आपके जो ये क्लासेस है ना, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, इन क्लासेस से ही आप लोगों को प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। अगर मेरा वीडियो कोई 8th 9th या 10th वाले देख रहे, तो मैं उन लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप अपने बोर्ड से या अपने प्रोजेक्ट वर्क से, अननेसेसरी वर्क जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है अपने सीखने में, ठीक है, वो सर आ रहे हैं वो बोल रहे 2 मरतबा लिखो, वो 3 मरतबा लिखो, अरे क्या फ़ायदा ऐसा लिखने का जब आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम लिख क्या रहे हैं। तो ऐसे जगहों पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप भी नीट और IIT का प्रिपरेशन शुरू करो, आप भी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, कोई एक सब्जेक्ट को अपना दोस्त बनाओ, एक टारगेट बनाओ। तो 8th क्लास से ही शुरुआत होनी चाहिए। जो लास्ट टाइम IIT एडवांस हुआ था 2020 का, आई थिंक, उसके अंदर जो बच्चे टॉप करे थे, उसका फर्स्ट टॉपर था चिराग नाम का बच्चा। तो वो चिराग जो लड़का था, वो लड़का भी ऐसे ही फाउंडेशन से स्टार्ट करा था। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो IIT नीट क्रैक करते, जो टॉप रैंकर्स रहते, वो लोगों की शुरुआत 8th से ही हो जाती, 8th से 9th 10th, इसको फाउंडेशन बोलते बेटा। जो लोग फाउंडेशन नहीं करते वो लोगों के लिए आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं 8th 9th 10th के, मेरी गुजारिश है वो लोगों से कि वो लोग अपना टारगेट इनमें से कोई एक एग्जाम का बनाएं और फिर पढ़ना शुरू करें। अगर आपका टारगेट एग्जाम का नहीं भी है तो आप डिटेल में हर कॉन्सेप्ट को पढ़ो, हर चीज़ को अच्छे से न्यूमेरिकल लगाना सीखो, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले डेरिवेशंस को अच्छे से देखो, थ्योरम्स को समझो, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, फाउंडेशन के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और फाउंडेशन की इंपॉर्टेंस में मैं सबसे ज़्यादा एक बात बोलूँगा, मैं इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कॉलेज या कोई स्कूल ज्वाइन करो स्पेशल बैच, ठीक है। स्पेशल बैच ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है बेटा। कई सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, कई सारे बुक्स ऐसे हैं जो आपको फाउंडेशन प्रोवाइड कर देते हैं आपको। तो इसके लिए स्पेशली जाके किसी के पास हज़ारों का पैसा या लाखों का पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है फाउंडेशन के नाम पे, ठीक है। चौथी बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, चौथी बड़ी प्रॉब्लम है बेटा
फैमिली इश्यूज़। फैमिली इश्यूज़ क्या है बेटा? फैमिली इश्यूज़ जैसा मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए वैलिड ना करे फैमिली इश्यूज़ वाले, बट फिर भी मैं फ़र्ज समझता हूँ बोल देना। एक है बेटा गर्ल्स मैरिज, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में, ठीक है। जो हो रहा है वो तो बोलना है बेटा, जो हो रहा है वो तो बोलना है। वैसे तो हर कम्युनिटी में हो रहा, मगर मैं स्पेशली इनके ऊपर फोकस करूँगा। गर्ल्स का प्रॉब्लम क्या रहता है, उनका 18 साल हुआ कि नहीं शादी कर देते। अगर कोई बच्ची को पढ़ना है और वो अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर सक रही कि मुझे आगे पढ़ना है, तो मैं उस लड़की को कहूँगा कि साबित करो कि तुम एक्टिव लड़की हो और तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हो। और कैसे साबित करोगे? आप 18 साल के होने तक आप कोई एक एग्ज़ाम क्रैक कर लो। नीट का एग्ज़ाम 16 लाख लोग लिखते हैं ना, 16 लाख स्टूडेंट्स लिखते हैं, और सिलेक्ट कितने होते? करीब 66,000। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें हम, है ना। तो अगर आप लाखों बच्चों में से सिलेक्ट होते हो तो लाजिम बात है कि आपके पेरेंट्स भी आपको इंपॉर्टेंस देंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी, ठीक है। इसके बजाय आप अननेसेसरी मामलात में इन्वॉल्व हो रहे, अरे मेरा शादी कर दे रहे, वो रो लेते बैठ रहे, ठीक है। हाँ, वो बोलते नहीं सारी दुनिया की परेशानी किसको बोलते, हमारी बच्ची कुछ है खाली। ऐसा नहीं चलता बेटा, आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेंगी और आपको साबित भी करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके ये YouTube चैनल को या मेरी बात को कोई पेरेंट्स तो सुन रहे नहीं होंगे। अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि भाई गर्ल्स को मौका दीजिए इन एग्ज़ाम्स में आगे बढ़ने का, ठीक है। ज़रूरी है गर्ल्स का एजुकेशन भी, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा बॉयज़ को लेके, बॉयज़ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकती है बेटा? स्पेलिंग नहीं आ रही मुझे, ठीक है, आप देख लीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? एक लड़का 18 साल का होता नहीं है कि उसके माँ बाप उसको बोल देते कि चलिए अब कमाना शुरू करना है। अगर उसके माँ बाप उसको नहीं भी बोले तो कुछ लड़के इतने खुददार रहते हैं कि उनको अंदर से आता है कि यार कुछ कमाना चाहिए, ठीक है। तो उन लड़कों से मेरी गुजारिश है कि आप, ठीक है, कुछ वक्त के लिए काम कर लो, आप पार्ट टाइम जॉब कर लो, 2-4 घंटे के लिए कर लो, मगर बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको दो, सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करो। अगर कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के, तो उन लोगों को तलाश करो जो आपको कुछ पैसा उधार दे सकते। सच में बोल रहा हूँ मैं बात, ये ज़रूरी है ये। अगर आप ऐसे कुछ लोगों को तलाश कर लो और उनको बोल दो कि मैं अपनी पढ़ाई के बाद आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, तो इंशाल्लाह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको ट्रस्ट करेंगे इस मामले में, ठीक है। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि जो बच्चे काबिल हैं उनकी मदद करिए। ये बहुत ज़रूरी है, आज के वक्त की बड़ी ज़रूरत है ये। तो बॉयज़ से मेरी गुजारिश है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए अपनी पढ़ाई को ख़त्म ना करो। आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, 11th में हो, 12th में हो, और अभी से आप सोच लीजिए कि यार मुझे अब 12th के बाद पढ़ना ही नहीं है, और आप बैठ गए घर में, क्या कर लोगे आप? 4,000 कमाओगे, 8,000 कमाओगे, 10, 12, 15,000 कमाओगे आप, और ज़िंदगी भर आपका वही अमाउंट फिक्स रहेगा। और क्या आप कौम की खिदमत करोगे? क्या आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करोगे? क्या आप देश के लिए कुछ अच्छा करोगे? कुछ नहीं होने वाला फिर आपसे। आप क्या, अगर एक, मैं हमारे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, दोस्तों को हमेशा बोलता हूँ ये मजाक में, कि अगर आप एक ऑटो ड्राइवर बन गए तो आप क्या सोसाइटी की खिदमत करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी को यहाँ से लेके वहाँ तक छोड़ दोगे फ्री में, उससे ज़्यादा क्या कर लोगे आप? वही अगर आप एक डॉक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे, कोई IIT बड़े इंजीनियर बनोगे, तो आप ज़्यादा खिदमत कर सकते हो। तो गर्ल्स का मैरिज प्रॉब्लम, गर्ल्स को भी साबित करने की ज़रूरत है। बॉयज़ का फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए 2-4 घंटे काम कर लिए, कुछ लोगों का सर्किल बनाए, कुछ जमातें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सामने आना चाहिए जो इन बच्चों को सपोर्ट करें। ज़रूरी है ये बात। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस और जमातों का काम बच्चों के कामयाब होने के बाद तालियां बजाने का नहीं रहता ना। जब बच्चे स्ट्रगल कर रहे हो टाइम पे हेल्प करना है। आज देखने में ये आ रहा है कि हमारे जमातें और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे जितने भी लोग हैं, वो लोग उसी वक्त आते जब हमारा बच्चा कामयाब हो जाता है। क्यों? तालियां बजाने के लिए, क्लैप्स। नहीं चलता ऐसा। हमको ज़रूरत है कि हम इन बॉयज़ को हेल्प करें, और इन बॉयज़ को ज़रूरत है कि ये जहन बनाए कि हमको पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे तो ही पूरे प्रॉब्लम्स परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। टेम्पररी तो आप अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो शायद टेम्पररी लेवल पे कोई बच्चे की शादी है, बहन की शादी, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए, तो बहन की शादी तो हो जाएगी, मगर आगे जाके वो बहन को प्रॉब्लम और होती कैसा भी। अगर आप काबिल बनोगे तो इंशाल्लाह उसके आने वाले प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते। तो बहरहाल फैमिली इश्यूज़ के ऊपर ये बात होगी। 5वीं बात और आखिरी बात बच्चों डिफ़िकल्टीज़ में मुझे ये दिखता, हमारे टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स को जल्दी है कि तनख्वाह कब बढ़ेगी, प्राइवेट टीचर्स को जल्दी है कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। एक बड़ा ही एक पहेली जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है ना, एक पज़ल बन गया ये, ठीक है। टीचर्स का काम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कामयाब बनाना होता है,
ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो टीचर्स काम करते हैं उनको अंदर से मालूम रहता है कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बंडी वाले का बेटा है, क्या करेगा वो, है ना। ऐसा भी है कुछ जगहों पे। मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि इतना ख़राब ना सोचे बच्चों के बारे में, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा सा अच्छे से गाइड करें, जो आपके रिसोर्सेस है आप उनके ऊपर लगाएं, ज़रूरी है ये। टीचर्स को चाहिए कि वो रिसोर्सेस हमारे बच्चों के ऊपर खर्च करें, और ज़रूरी है कि कुछ टीचर्स अपने नॉलेज को अपडेट करें। कुछ टीचर्स अच्छे भी हैं मगर नॉलेज बहुत उनका बोलते नहीं बहुत पीछे वाला है, वो कुछ 8-10 साल पहले पढ़े थे और वही चीज़ को कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे। जैसा हम लोगों को पता है कि एक आटम के अंदर न्यूक्लियस रहता, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते, मगर एक प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क भी रहते और हर 2 क्वार्क के बीच में ग्लोन रहता। ये पार्टिकल, ये स्टैंडर्ड पार्टिकल्स है। आज क्या कुछ दुनिया में नहीं आ गया, बेरियॉन्स, लेप्टियॉन्स, है ना, पायॉन्स, मेजॉन्स, क्या कुछ नहीं है स्टैंडर्ड पार्टिकल्स के अंदर। और भी हर जगह पे फील्ड में नॉलेज अपडेट होते जा रहा। तो गुजारिश है मेरी टीचर से कि वो अपने नॉलेज को अपडेट करते रहे। दूसरी बड़ी बात टीचर्स की, नॉलेज को अपडेट करने वाली भी है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि टीचर्स ये रट्टिफिकेशन को ज़रा भी प्रमोट ना करें। जो स्टूडेंट्स आपके पास रट मार के आ रहा है उसको गाइड करें कि बेटा इस रट्टा मारने से आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला। ज़रूरी है उसके जहन को मोटिवेट करना इस बात के लिए कि आप कुछ समझो, कुछ सीखो, वो ज़रूरी है। तो टीचर्स का ये दो चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस होना चाहिए। ये डिफ़िकल्टीज़ मैं कुछ चीज़ों को देखकर अपने एक्सपीरियंस से बोला, किसी को भी बुरा भला कहना मेरे ये बोलने का ज़रा भी मकसद नहीं है। आगे आइए, नेक्स्ट है टाइमिंग्स के बारे में बात। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए पूछते कि सर ये एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जितने मैं बातें बोल रहा हूँ वो सिर्फ नीट और आईआईटी के लिए नहीं है। अगर कोई यूपीएससी को पढ़ रहे, कोई दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे, तो भी उनके लिए वो डिफ़िकल्टीज़ वैसे ही थे, और उनको साबित करने के लिए हर वो काम करना पड़ता है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो बच्चों टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैं बोलता हूँ बेटा आपको फार्मूला लगाना चाहिए। कौन सा फार्मूला? 666। टाइमिंग कोई ऐसे नहीं रहते सुबह में 2 घंटे पढ़ लिए, शाम में 2 घंटे पढ़ लिए, इनफ, ऐसा कुछ भी नहीं रहता बेटा। आपका काम क्या है? आप एक तालिब इल्म हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप इल्म के तालिब हो, आप तलब कर रहे हो इल्म को। तो एक आदमी जो तलब कर रहा है, कोई किसी चीज़ का प्यासा है, कैसा रहता हूँ? दिन भर वो चीज़ को एक्वायर करते रहता हूँ। मेरी तारीफ़ करने के लिए मैं बोल सकता था आपको कि सुबह में 2 घंटे पढ़ो, शाम में 2 घंटे पढ़ो, काफ़ी है। नहीं, ज़रूरी है बेटा कि आपको 6 घंटे बायोलॉजी के ऊपर, 6 घंटे आपको फिज़िक्स के ऊपर, 6 घंटे आपको केमिस्ट्री के ऊपर लगाने पड़ेंगे। ज़रूरी है ये। या 6 घंटे मैथ्स के ऊपर, 6 घंटे फिजिक्स, 6 घंटे केमिस्ट्री, या आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं आपको ऐसी टाइमिंग बनाने पड़ेंगे। 666 ये फार्मूला ज़रूर और ज़रूर आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है। तो आप 2 घंटे पढ़ोगे, फिर रात में 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 2 दिन तक नहीं पढ़ोगे, फिर तीसरे दिन आपको याद आएगा पढ़ना है, या ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला बेटा। आप जितना ज़्यादा सिंसियर और सीरियस रहोगे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने बढ़ जाते। लाखों में से कुछ हज़ार बच्चे सेलेक्ट होते ना बेटा, है ना। तो आपको लाजिम बात है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको लाखों में से कोई एक बनना है। तो 666 फार्मूला अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सुबह में 6 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, दोपहर के 6 घंटे में कुछ मैथमेटिक्स कर लो, रात के 6 घंटे में केमिस्ट्री कर लो, या आपको जो ठीक दिख रहा है उसके हिसाब से बनो। मगर अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दूसरा काम नहीं है, और आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाह रहे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो ज़िंदगी में, तो आपको दिन भर सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है चाहिए। सर इम्पॉसिबल है सर, हमारे 6 घंटे नहीं होते, 18 घंटे क्या बोल रहे हैं आप? करना पड़ता बेटा। और इसके लिए आपको बोर होने की ज़रूरत भी नहीं। जैसा बोला मैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिटेल में जाओ, चीज़ों को समझो, फिर मज़े करो, और आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है टॉपिक के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप इंशाल्लाह ये 666 को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या काम होना चाहिए? आपको खाना है, ठीक है, आपको सोना है, ठीक है, आपको सुसु जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा काम होना ही नहीं है। कौन से सीरियल में क्या हो रहा है, आईपीएल के मैचेस कब है, एवेंजर्स में नेक्स्ट क्या होने वाला है, आयरन मैन वापस आता नहीं आता, ये सब भद्दे बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप एक मरतबा सीट लेकर आओ, उसके बाद आपको कुछ दूसरा काम नहीं रहता। 3-4 महीने आपकी काउंसलिंग रहती, काउंसलिंग के लिए टाइम रहता सीट आने के लिए। जब आप देख लेते बैठो, कोई नहीं रोकने वाला आपको। तो उस वक्त आपको ज़्यादा से, ये जो आप 2 साल आप अपना लगा रहे हो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, उसमें आपको खाना, सोना और ये ज़रूरियात से फारिग होना, और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पढ़ाई करना है। कोई दूसरे काम में टाइम वेस्ट हम आपको करना ही नहीं है।
हाँ, हमारे आंटी ये बोले, चाची ये बोले, उनसे लड़ाई हो रही, उनसे लड़ाई हो रही। बेटा ऐसे पढ़े नहीं होती, ठीक है। पढ़ने के लिए मैं हमेशा हमारे बच्चों को एक शेर बोलता हूँ। क्या शेर बोलता हूँ? ज़िंदगी को मैंने मेरी कुछ इस कदर आसान कर दिया, ज़िंदगी को मैंने मेरी कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। बस क्या किसी की बात का बुरा मान के खाली उसके बारे में सोचते रहते, आप उसको बता दूँ, मैं बता दूँ, क्या बताओगे? तुम्हारा अल्लाह ताला बता देते फिर, अगर तुम एग्ज़ाम नहीं पढ़ोगे तो फिर ये है ना, लाइट लो, जाने दो, छोड़ दो, क्या रिप्लाई करेंगे हम लोग? अगर वो होशियार आदमी है तो आपको गलत नहीं बोलता, अगर वो कोई गधा किस्म का इंसान है तो उसको समझा के फ़ायदा भी क्या है? तो आप इन सब अननेसेसरी मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए बेटा? पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। 6 घंटे लगाना ज़रूरी है। रिसोर्सेज नहीं है, हमारे को प्रॉब्लम है। हमारे एक दोस्त थे अब्दुल ख़य्यूम सर बोल के, वो मुझे पटना ले गए थे सुपर 30 आनंद कुमार साहब के पास। जब मैं वहाँ पर जाके देखा तो उनके पास भी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। वही बड़ा टीन का क्लासरूम है, कुछ ख़ास AC नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। और उस जगह से कितने बच्चे IIT में सेलेक्ट नहीं होते सुपर 30 से? रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं, और हमारे को भी काम करना है, और हमारे इतने घंटे काम करना ही है, ठीक है। हाँ, कभी कभी आप खेलने के लिए निकल गए, कभी थोड़ा तफरी के लिए निकल गए, वो चलता बेटा वो, मगर स्पेसिफिक टाइम मत बना दो आप कि 2 घंटे मज़े करती फिर 3 घंटे पढ़ती। नहीं, कहीं का मज़े करते आप? दिन भर आपका दिमाग खाली सोचने में रहना है, आपको काम क्या करना है बोल के, बस कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पढ़ना है, इसमें क्या डाउट है, वो कैसा क्लियर करना है, बस यही काम करना है अपने को। उसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो ये टाइमिंग्स के बारे में बात हुई। अगली बात करेंगे, आइए नेक्स्ट है बच्चों बुक्स। आपको कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी बच्चों? फिज़िक्स की। आपको फिज़िक्स में कौन कौन से बुक्स हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप HC वर्मा ज़रूर और ज़रूर सॉल्व करिए, ज़रूर और ज़रूर सॉल्व करिए। बहुत ज़रूरी बुक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। HC वर्मा सर ये IIT कानपुर के हैं और रिसेंटली रिटायर हुए सो और इनकी जो बुक है ये कई साल पहले लिखे थे, करीब 25 साल पहले, और 25 साल से ये बुक एक बड़ा दबदबा बनाए हुए है। ज़बरदस्त बुक है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, इसकी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है। सॉल्व करिए, आपको जो है फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी अगर आप ये बुक ख़त्म करोगे तो। एक है बच्चों HC वर्मा, और दूसरी बच्चों मैं बुक आपको रिफ़र करूँगा DC पांडे, ठीक है। HC वर्मा और एक दूसरी क्या है बच्चों? DC पांडे। DC पांडे ये भी एक अच्छे ऑथर है। इनकी बुक्स की अच्छी बात क्या है बच्चों? इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। अगर आपको अच्छे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। तीसरी बुक बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगा 30 ईयर्स के आपको पेपर्स करने चाहिए बच्चों, 30 ईयर्स के पेपर्स करने चाहिए, और वो अवेलेबल है अरिहंत के पब्लिकेशंस में, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस है। मगर मैं आपको उससे अच्छा बोलूँगा कि 30 ईयर्स के पेपर जो है ना, कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिसके अंदर 30 ईयर्स के पेपर्स रखे हुए हैं विथ सोल्यूशन, विथ हिंट्स, और सब कुछ रहता है उसके अंदर। तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, उसके अंदर मैं आप लोगों को वो ऐप का लिंक भी शेयर करा था, आप ज़रूर उसको डाउनलोड करिए। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा कई सारे बच्चे जो है फ़िज़िक्स के लिए NCERT भी पढ़ते। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि फ़िज़िक्स की NCERT नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़िए, मगर सिर्फ NCERT पे डिपेंड मत रहिए, उसके अलावा भी दूसरे बुक्स पढ़ने चाहिए। उसके अलावा बच्चों आप लोग बच्चे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के लिए एररलेस बोल के एक बुक रहती, मोटी बुक रहती बहुत, ठीक है, तो वो बुक लेते, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे रहते। इसके अलावा बच्चों 6th वन में आपको बोलूँगा फिंगर टिप्स बोल के कुछ बुक्स रहते, ठीक है, फिंगर टिप नाम की भी एक बुक रहती, उसके अंदर भी बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल रहते। इसके अलावा 7वें नंबर पे हम लोग देंगे बच्चों कुछ कॉलेज के मॉड्यूल्स हो सकते, एलन की मॉड्यूल हो सकती, कोटा या हैदराबाद या फिर जो भी अच्छे जगहों पे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ के कॉलेज के मॉड्यूल लेके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के नाम से वो लोग देते हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 के नाम से वो लोग देते। ज़रूर और ज़रूर वो मॉड्यूल लेके सॉल्व करिए। अगर आप मुझे बोलोगे सर कम से कम कुछ बुक्स के नाम बोलो जो पढ़ने बहुत ज़रूरी है, बच्चों मैं एक का नाम बोलूँगा, HC वर्मा ज़रूर पढ़िए गारंटी के साथ, ठीक है। और अब ये कुछ मत बोलो मुझे कि सर 2 महीने में कैसा कवर होती, ये वीडियो 2 महीने वालों के वास्ते है ही नहीं। जो बच्चे 8th क्लास से मेहनत कर रहे हैं वो लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, और आपको 2 महीने पहले ख्वाब आया कि आप डॉक्टर बनने वाले हो और आप बोल रहे हो कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा, बोल तो नहीं चलता बेटा। लॉन्ग टर्म या रिपीटर जिसको बोलते हैं, रिपीट करना, ये भी एक अच्छी चीज़ है। 1 साल घर में बैठ के पढ़िए, वो भी चलता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग होने के बाद 4 साल घर में बैठने से अच्छा है इंजीनियरिंग होने से पहले 1 साल घर में बैठ जाओ और चीज़ों को सीखो और फिर प्रिपरेशन करो।
तीसरी यहाँ पर, और इसमें एक और क्या फॉलो कर सकते हैं बच्चों, अपन 30 इयर्स के पेपर्स फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। ज़रूर सॉल्व करना है, कंपलसरी 2 चीज़ें तो करना ही करना है आपको। इसके अलावा डीसी पांडे, एनसीईआरटी, एररलेस, फिंगर टिप और कोई कॉलेज के मॉड्यूल सॉल्व करना है या नहीं करना है वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों फिजिक्स के इंपॉर्टेंट बुक्स। अगला देखिए बच्चों, अगला है केमिस्ट्री के बुक्स, ठीक है। केमिस्ट्री के बुक्स क्योंकि केमिस्ट्री को 3 सब ब्रांचेस में तकसीम करते हैं हम लोग। एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। तो पहले आपको मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बोल दूं। बहुत सारे लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ते और पढ़ना भी चाहिए, अच्छी बुक है। इसके अलावा मैं आपको और एक बुक रिकमेंड करूँगा, वो है नरेंद्र अवस्थी की बुक, ठीक है। नरेंद्र अवस्थी, इनकी भी बुक बहुत अच्छी है बच्चों, अगर किसी को फॉलो करना है तो कर सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप फिंगर टिप्स ले सकते हैं, या एक और बुक है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की, गेयर अप नाम की, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये भी बुक बड़ी अच्छी है, गेयर अप वाली, तो ये वाले हो सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा बोला मैं, ये तो मिस नहीं करना है अपने को, 30 इयर्स के पेपर्स ज़रूर सॉल्व करिए, 30 इयर्स के पेपर्स। और इसका भी ऐप है बच्चों, और ये ऐप का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया, उसको भी आप लेकर यूज़ करिए। एनसीईआरटी, नरेंद्र अवस्थी की बुक, फिंगर टिप, गेयर अप। अगर आप मुझे पूछोगे सर कोई 2-3 नाम बोल के हटाइए, तो बोलूँगा बच्चों में एनसीईआरटी फॉलो करिए, नरेंद्र अवस्थी की बुक फॉलो करिए और 30 इयर्स के पेपर सॉल्व करिए। ये मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे बच्चों, सॉरी इनऑर्गेनिक की बात करोगे आप, ठीक है। आइए तीसरी बात कर लेंगे, ये हमारे दूसरी बात करेंगे किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है पता है बेटा आपको, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है इनऑर्गेनिक के लिए, खत्ता ही नहीं छोड़ सकते आप। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ओके, आप एनसीईआरटी पढ़िए मत पढ़िए आप पे डिपेंड है, फिजिक्स के लिए भी मर्जी है आपकी, मगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी कैसे पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। इसके अलावा बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस रहते, क्या रहते बच्चों, कुछ एक्सेप्शंस रहते। मेरा मशवरा है कि आप वो पूरे एक्सेप्शंस को एक जगह लेकर आओ, एक्सेप्शंस को क्या करो आप कलेक्ट कर लो, ताकि आपको पूरे एक्सेप्शंस जो है याद हो जाए, ठीक है। ज़रूरी है एक्सेप्शंस देखना इनऑर्गेनिक में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे टेबल्स रहते हैं ना, बहुत सारे टेबल्स रहते हैं, उन टेबल्स को आप रट्टा मारने के लिए उनको भी एक जगह पे कलेक्ट करिए, वो भी ज़रूरी है। सर कलेक्ट करे हुए कोई बुक्स है क्या टेबल्स के और एक्सेप्शन के, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है बेटा, मैं तो अभी तक कोई ऐसी बुक नहीं देखा जिसमें एक्सेप्शंस और टेबल्स के वास्ते स्पेशली एक बुक बनी हुई इन दोनों के लिए, पतली सी ऐसे कभी नहीं देखा मैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, खुद ही बना लीजिए, इसको ज़रूरी है। इसके अलावा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एक बुक ले सकते हो वीके जायसवाल की, ये भी बड़ी अच्छी बुक है बच्चों, वीके जायसवाल अच्छी बुक है, फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप वो अपनी पुरानी वाली फिंगर टिप वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है, फिंगर टिप भी देख सकते हैं। और इसके लिए भी आपको एक काम तो ज़रूर करना है, वही 30 इयर्स के पेपर्स, या इसका भी ऐप का लिंक मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो 30 इयर्स के पेपर्स आप किसी के भी ले सकते हैं भाई, ये ऐप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे है अवेलेबल, प्ले स्टोर में जाइए, 30 इयर्स केमिस्ट्री नीड बोल के मारे तो आपको पूरा मिल जाता। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ये बुक्स फॉलो करने चाहिए। सर कम से कम कुछ 2-3 नाम बोल के हटा दो, तो बच्चों मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी कर लो, ठीक है, एनसीईआरटी कर लो, एक्सेप्शंस और टेबल्स को कलेक्ट कर लो और 30 इयर्स के पेपर्स कर लो, इनफ है बच्चों, ये भी काफ़ी है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, अगला है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टोरी क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टोरी है, इसके लिए भी हमको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे कॉलेज के मॉड्यूल्स रहते हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मॉड्यूल भी अच्छे रहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा एक और बुक है MS चौहान साहब की, ठीक है, MS चौहान, ये भी बड़ी अच्छी बुक है बच्चों, इसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। मगर मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगा, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे नेम रिएक्शंस रहते हैं ना, मेरा मशवरा है आप लोगों को कि आप तमाम नेम रिएक्शंस को एक जगह कलेक्ट कर लो, ज़रूरी है यार,
पूरे नेम रिएक्शंस को एक पेपर पे आ गए या कोई बड़े चार्ट पे आ गया और अपन चार्ट कहीं चिपका दिए, सहूलत हो जाती है उससे। तो नेम रिएक्शंस आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिंगर टिप्स वगैरह वो बुक्स तो अवेलेबल है। और मेरा भी मशवरा फिर एक मरतबा वही रहेगा, 30 ईयर्स के पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं, 30 ईयर्स पेपर्स, ये ज़रूरी है। सर कम से कम कोई 2-3 चीज़ें बोल के हट जाओ, एनसीईआरटी कर लो बेटा, कोई एक कॉलेज का मॉड्यूल कर लो, नेम रिएक्शन को कलेक्ट कर लो, 30 ईयर्स के पेपर्स कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी है बच्चों। इसमें बोल रहे होंगे सर चौहान साहब की बुक को छोड़ के बाकी सब बोल दिया, हाँ तो करना है तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो ये केमिस्ट्री के बारे में था बच्चों, केमिस्ट्री के बारे में आपको बोल दिया हमें कौन से बुक्स फॉलो करना है। इसके बाद मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बोलूँगा। हालांकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ बेटा, ठीक है, बट फिर भी मैंने कुछ सर्च किया, कुछ मालूमात किए, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो आप देखिए इसके ऊपर क्या बोलता हूँ मैं। एक तो बच्चों NCERT, ठीक है, NCERT फॉलो करिए बायोलॉजी के लिए। कैसा फॉलो करना सर? डिटेल्ड में, हद से ज़्यादा, लाइन बाय लाइन पूरे बॉक्सेस उसके अंदर की एवरीथिंग सब कुछ कवर करना चाहिए। NCERT बहुत डिटेल में पढ़ो, बहुत डीप में पढ़ो बायोलॉजी के लिए। इसके अलावा बच्चों एक साहब की बुक है, उनका नाम है डॉक्टर अली, ठीक है, डॉक्टर अली की बुक भी बहुत अच्छी है बायोलॉजी के लिए, स्पेशली नीट पे फोकस करती हुई, तो वो बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपको फिंगर टिप मिल जाती, ठीक है, फिंगर टिप मिल जाती, ठीक है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मशवरा है कि जब भी चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आप उस चैप्टर के 30 ईयर्स के पेपर्स देख लो बेटा, ठीक है, अच्छा रहता हो भी, ठीक है। बहुत लोग रिफ़र नहीं करते, कहाँ पेपर्स देख के टाइम वेस्ट करते हैं, NCERT में कवर हो जाता है, मगर फिर मैं बोलता हूँ कि आप 30 ईयर्स के पेपर्स करो, और इसके भी ऐप्स वगैरह अवेलेबल है तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। इसके अलावा भी बुक्स हो सकते हैं, मगर क्योंकि मेरा नॉलेज बहुत इसमें थोड़ा है, तो जो मेरे को बना मैं आपको बता दिया वो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो बच्चे IIT के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं मैथ्स के कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाह रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स के कौन से बुक्स हो सकते हैं बच्चों? मैथ्स के लिए पहली बुक का नाम मैं आपको बोल देता हूँ, ये एक आप फॉलो करिए, SK गोयल साहब की बुक। SK गोयल साहब और अमित अग्रवाल, इन दोनों की एक ही पब्लिकेशन की बुक है, तो इन दोनों का मिला के टोटल एक पूरा सेट हो जाता है मैथमेटिक्स का, 1A 1B 2A 2B सब मिला लेके, तो ये बुक फॉलो कर सकते हैं आप। या G तेवानी, ये भी बड़ी अच्छी बुक है, इसके अंदर पूरा कवर है, वो भी देख सकते हैं आप। और मेंस के लिए रवि प्रकाश, अजय कुमार, वो लोग एक बुक लिखे, सो है कौन सी, रवि प्रकाश और अजय कुमार, ये बुक्स आपको खाली मेंस लेवल तक काम में आते, मगर अगर आप ये बुक्स पढ़ोगे तो आपको एडवांस लेवल तक का कवर हो जाता, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए भी कई सारे कॉलेजेस के अपने अपने मॉड्यूल रहते हैं ना, तो आप मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं, या आप मैथमेटिक्स के जो है 30 ईयर्स के पेपर्स कर सकते हैं आप, 30 ईयर्स पेपर्स कर सकते हैं आप, है ना बेटा। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे बुक्स हो सकते हैं, आप उनको भी देखिए, बहुत सारे बुक्स बने हुए मैथमेटिक्स के ऊपर। मेरा मशवरा है कि आप अपने टीचर से एक बार डिस्कस करिए इसके ऊपर, और फिर आप सेलेक्ट करिए कोई बुक और उसके ऊपर काम करिए। ये मैथमेटिक्स के बुक है बच्चों, तो ये पूरे बुक्स है जो मेरे हिसाब से आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों यूट्यूब चैनल्स। कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िक्स की बच्चों। तो फिज़िक्स के लिए हमें कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करनी है? सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा नंबर 1 पे प्रदीप क्षेत्रपाल साहब का यूट्यूब चैनल। प्रदीप क्षेत्रपाल, रिसेंटली इनका इंतकाल हुआ, ये IIT खड़गपुर से थे, बहुत ज़बरदस्त टीचर है। इनके बहुत सारे वीडियोस, करीबन 200 से ज़्यादा वीडियोस इनके यूट्यूब के ऊपर है, और हर टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने, और बहुत अच्छा रहता है इनका कॉन्सेप्ट। खाली पढ़ाते खुद में बहुत सीरियस पढ़ाते हैं उन्होंने, ठीक है। दूसरा है बच्चों यूट्यूब चैनल अगर आपको फॉलो करना है तो दूसरा नाम मैं आपको बोलूँगा कि आप फिज़िक्स वाला नाम का एक चैनल होता है, ठीक है। ये भी बहुत फेवरेट टीचर है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इन्हों भी, इनका भी आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों आप अनअकैडमी के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर नमो कॉल नाम के एक सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा रहता, तो वो फॉलो कर सकते हैं आप। चौथा मैं आपको बोलूँगा बच्चों कि आप ना ये कि कौन सा लेक्चर है भाई साहब, ये फिज़िक्स गैलेक्सी बोल के एक चैनल है, ठीक है, फिज़िक्स गैलेक्सी, जिसमें आशीष अरोरा सर पढ़ाते, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, फिज़िक्स गैलेक्सी। इसके अलावा बच्चों मैं आपको और एक रिकमेंड करूँगा कि वेदांतु पे सूरी सर बोल के रहते,
उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाते। तो वेदांतु आप ये भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं वेदांतु का। और इसके अलावा बच्चों खान एकेडमी के भी लेक्चर्स बहुत अच्छे रहते हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, खान एकेडमी। और इसके अलावा बच्चों मैं और एक नाम बोल देता हूँ आपको मैं, किसका नाम लेंगे भाई, सचिन सर फिजिक्स बोल के है, SSP सचिन सर फिज़िक्स, ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को। और 8th 1 पे मैं एक नाम दूंगा बच्चों, किसका नाम दूंगा मैं, पवन सर नाम के एक सर है जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं फिज़िक्स को यूट्यूब के ऊपर। और एक सर का नाम मैं नाम लूँगा बाबा गैंग एडू, बाबा गैंग एडू। इनका भी जैसा जितना पेचीदा नाम है उतना ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स को, इनका भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक और है बच्चों 10th 1 लाइट हाउस नाम का, ये इसके अंदर भी फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। मगर आप मुझे पूछोगे सर इतना लिख दिया, अब हमें कौन सा फॉलो करना है। बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहला प्रेफरेंस दो इन 2 चैनल्स को। अगर आपको थोड़ा सा हंसी मजाक में सुनना है कंटेंट तो आप फिजिक्स वाला सर को फॉलो करो। अगर आपको सिंसियर में सुनना है, आपके पास टाइम है 1 साल का 2 साल का फिजिक्स पढ़ने का, तो आप प्रदीप क्षेत्रपाल को ज़रूर सुनो, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा करना है तो आप अनअकैडमी फॉलो कर लो। उसके अलावा इन बाकी चैनल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आप नाम इसके को लिखिए आप, क्योंकि हर एक का अपना अपना टेस्ट है। तो आप हर वीडियो कम से कम सबका एक एक आधा वीडियो तो देख लो, आपको जो पसंद आया वो फॉलो करो। सर आप एक चीज़ भूल गए क्या, इसके अंदर और एक अच्छा चैनल भी लिख सकते हैं आप नहीं, हाँ, अपने से बहुत आगे हैं लोग, ठीक है। आगे आइए भाई साहब, आगे आइए। मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए आप फॉलो कर सकते हैं बच्चों, वेदांतु पे एक सर है जिनका नाम है अरविंद अरोरा बोल के, ठीक है। अरविंद अरोरा साहब, इनका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप अरविंद अरोरा साहब को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा आप फिज़िक्स वाला, अगेन इन्हों भी केमिस्ट्री भी एक्सप्लेन करे सो है, तो आप इनके चैनल में भी केमिस्ट्री देख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अनअकैडमी पे पारस सर नाम के रहते, पारस ठाकुर, ठीक है, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं आप। इसके अलावा वेदांतु पे भी केमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट बने हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा केमिस्ट्री में बहुत सारे चैनल्स हैं जो अभी हम लिख लेते बैठे तो हमको टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। लाजिम बात है, मैं फिजिक्स टीचर हूँ तो फिजिक्स की ज़्यादा लिखा सकता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री की कमी रहेंगे मेरे पास। मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये 2 चैनल्स फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत बहुत काफ़ी है केमिस्ट्री में। क्योंकि केमिस्ट्री जैसा आप जानते हो इनऑर्गेनिक क्या है, पढ़े तो समझ में आ जाता वो। ऑर्गेनिक में थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है टीचर की, तो आप यहाँ हेल्प ले सकते हैं। फिजिकल में ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल्स जो अच्छे हैं। आइए बच्चों, तो बायोलॉजी के लिए मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा बायोमेंटर्स का, ठीक है। तो बायोमेंटर्स जितेंद्र सर बोल के रहते उन्होंने, ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन करते बायोलॉजी, उनसे सुन सकते हैं आप। इसके अलावा एक और भी है वैभव कुमार सर, इनका भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन रहता। इसके अलावा बच्चों वेदांतु पे कुछ टीचर्स है, ठीक है, जैसा मिसाल के तौर पे मैं नाम बोलता हूँ कुछ लोगों का, अमृत राज सर, वानी मैम, ठीक है, उनको फॉलो कर सकते हैं आप वेदांतु पे। और यहाँ पर है बच्चों ऋतु रैतेवाल, ठीक है, ऋतु रैतेवाल मैम, ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा ये चैनल भी बहुत फेवरेट है बच्चों का, सचिन कपूर सर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा विपिन शर्मा और भी बहुत सारे हैं बच्चों, विपिन शर्मा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं अगर आप मुझे पूछोगे कि हम किसको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए तो मेरा पहला प्रेफरेंस तो मैं आपको बोलूँगा, मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे बोले या मेरे कोलिग्स बोले उसके हिसाब से बोलूँ मैं, बायोमेंटर्स फॉलो करिए, सचिन कपूर सर का फॉलो करिए, बहुत अच्छा रहता। और वेदांतु का देखिए, ये भी बहुत अच्छा रहता। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कोई यूट्यूब चैनल प्रेफर करे तो उनको भी आप इंपॉर्टेंस दीजिए। तो बच्चों आज के वीडियो में हम क्या क्या देखें, टाइमिंग्स के बारे में, बुक्स के बारे में, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में कुछ बातें मुझे बोलनी है लास्ट और फाइनल करते हुए। इतना सब में जो कंटेंट बताया बच्चों, ये पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम के लिए था। उर्दू मीडियम के लिए क्या है उर्दू मीडियम के लिए? बुक्स है, जितना मुझे मालूम है बुक्स अभी तक फिजिक्स की बुक एनसीईआरटी में ट्रांसलेट ही नहीं हुई, जितना मुझे मालूम है उर्दू मीडियम के लिए।
उर्दू मीडियम के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल है जो IIT और नीट के लिए एक्सप्लेन कर रहा है यूट्यूब पर? कोई नहीं है। उर्दू मीडियम का क्या हाल है आज? कितने बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम से पढ़कर नीट में सीट लेकर आए, उर्दू में एग्ज़ाम लिख के? 2019 से नीट का एग्ज़ाम उर्दू में हो रहा, नीट का, और आज भी कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। एक छोटी सी शुरुआत हम शुरुआत करें कि हम लोग फिजिक्स का पूरा कंटेंट डालेंगे, मगर टाइम बहुत लगने वाला है उसके लिए, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो बच्चों, पहली मेरी गुजारिश है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स से कि आप कोशिश करो ये यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करने की, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स वाले ना हिंदी में एक्सप्लेन करते, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग रहती है, ठीक है। जो आपको नहीं मालूम उसको गूगल में वो टर्म बोलो। मिसाल की तरफ आपको पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं, आप गूगल पे मारे पोटेंशियल डिफरेंस इन उर्दू, उन्हें दे देता हूँ उन्हें, उसको तफावत ख़ुवात बोलते बोल के, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा आप एडजस्ट करो और वीडियोस को फॉलो करो लोगों के, ठीक है। बायोलॉजी के लिए वैसे ही करो, केमिस्ट्री के लिए वैसे ही करो, और जब आप वीडियोस कंप्लीट करें तो बुक्स पढ़ो आप। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को बोलना चाह रहा हूँ मैं ये। और मेरी गुजारिश है टीचर्स से, जो बायोलॉजी के टीचर है, केमिस्ट्री के हैं, फिज़िक्स के हैं, मैथ्स के हैं, मेरी गुजारिश है उन लोगों से, उर्दू मीडियम के टीचर्स से स्पेशली, कि अपने सब्जेक्ट को अपडेट करके आप कुछ कंटेंट को प्रोवाइड करिए बच्चों के लिए। यूट्यूब के ज़रिए हो सकता हो वो, या आप कोई भी और ज़रिए से, बुक्स के ज़रिए से, राइटिंग के ज़रिए से, कैसे भी हो सकता हो। ज़रूरी है ये। मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से, जमात के लोगों से, इनसे उनसे बात कर रहा था। लिटरली ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि हमारे इस काम को ऑफिशियली अभी तक कोई सपोर्ट नहीं करे, ऑफिशियली तो कोई भी नहीं करे। हाँ, बोल रहे बहुत लोग, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब क्या है? मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि वो ये यूट्यूब के वीडियोस को पहुंचाइए बच्चों तक, और कुछ टीचर्स को मोटिवेट करिए। सिर्फ मेरे अकेले के वीडियोस बनाने से सब कुछ होने वाला थोड़ी है, बहुत बड़ा काम है ये, तो बहुत लोगों को मिलकर करना है काम। तो कई वक्त से उर्दू मीडियम के बच्चों का जो है हम लोग सिर्फ लाइफ वेस्ट कर दे रहे। जब ये लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ेंगे ना, जब वो लोग UPSC के लिए नहीं पढ़ेंगे, नीट के लिए नहीं पढ़ेंगे, IIT के लिए नहीं पढ़ेंगे, तो बनेंगे क्या वो लोग? फिर क्यों मुस्लिम बच्चे जब ऑटो वाले या रिक्शा वाले बन जाते तो सब लोग उनको मारने के लिए आ जाते और ये बोलते कि देखो बच्चे कैसे ख़राब हो गए। अरे ख़राब करे कौन? टीचर्स का भी तो एक पार्ट है ना उसके अंदर। जब हम बच्चे को देखते फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, हम डिसाइड कर लेते कि बंडी वाले का बेटा है, बंडी वाला ही बनेगा। जब आप डिसाइड कर ले तो फिर उसको गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो शायद थोड़ा जज्बाती हो गया, मगर मेरी गुजारिश है टीचर्स से कि वो लोग इस तरह के राइटिंग फॉर्म में या फिर यूट्यूब के ज़रिए ज़रूर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को सपोर्ट करें, उन बच्चों को सपोर्ट करें। बहुत सारे मेहनती बच्चे हैं, काबिल है, वो लोग रैंक ला सकते, उनको बस कंटेंट की ज़रूरत है, हमारी थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ये स्ट्रैटेजी का वीडियो जिसमें मैं टाइमिंग्स के बारे में, आपको डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, बुक्स के बारे में, यूट्यूब चैनल्स के बारे में जितना बोल सकता था बोल दिया। इंशाल्लाह अगर कुछ नॉलेज हमारा अपडेट होता है तो हम लोग इंशाल्लाह उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, और अगर इन चीज़ों में कुछ कमी या ज़्यादती करना है तो हम लोग वो भी करेंगे। ये यूट्यूब का वीडियो बनाने का मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं था, बस एक बात बोलनी थी, कुछ आईना दिखाना था, वो हम लोग करने की कोशिश करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, मोटिवेट करिए बच्चों को जो 8th 9th 10th में है, उनको एग्ज़ाम्स, अपने फ्यूचर को जल्दी से जल्दी सेलेक्ट करके एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। और जो बच्चे अब सेकेंड ईयर में है, जिनका प्रिपरेशन उतना खास नहीं हुआ मगर उनको भरोसा है कि वो लोग नीट और IIT में रैंक ला सकते, तो वो लोग 1 साल घर में बैठो और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ के सीट लाने की कोशिश करो, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।